अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन को देखते हैं एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस जो हैं दे आर डायशियस। ठीक है, डायशियस का मतलब है कि इनमें मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग-अलग होते हैं और इनकी ओवरीज और टेस्टिस अगर हम देखें तो वो कहाँ पर लोकेटेड है। इस पिक्चर में आपको फ्रॉग का अंदर का सिस्टम नज़र आ रहा है जो कि इस रीजन में यानी कि ट्रंक रीजन में, और ये नीचे टांगे नज़र आ रही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये मेल फीमेल का अंदर वाला सिस्टम नज़र आ रहा है, ये फीमेल का अंदर वाला सिस्टम नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो मेल है उसके अंदर ये टेस्टिस नज़र आ रहा है, ये टेस्टिस है। ठीक है, और फीमेल के अंदर ओवरी आपको नज़र आएगी ये। ठीक है, जो कि रेड कलर का जो पोर्शन है वो किडनी है, और इस किडनी के ऊपर मेल में टेस्टिस पड़ा हुआ है और फीमेल में ओवरी पड़ी हुई है। ठीक है, तो ये टेस्टिस और ओवरी जो दोनों है ना, ये बिल्कुल डॉर्सल बॉडी वॉल के नीचे होते हैं, यानी कि जो उसकी दागदार सतह होती है ऊपर वाली उसको डॉर्सल सरफेस कहते हैं, उसके नीचे आपको ये नजर आएंगे। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के हवाले से बात करते हैं। फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, और उसको हम यहाँ पर इस पिक्चर के ज़रिए से समझ सकते हैं कि इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, आप यहाँ पर ये देखें कि ये जो है ये मेल फ्रॉग है और ये फीमेल फ्रॉग है। ठीक है, मेल फ्रॉग यूजली साइज में छोटा होता है फीमेल फ्रॉग से, और मेल फ्रॉग ने यहाँ पर फीमेल को माउंट किया हुआ है, यानी कि इसके ऊपर है ये, और उसने ग्रैस्प किया हुआ है, उसको यहाँ पे पकड़ा हुआ है। ठीक है, और ये पॉस्चर कहलाता है एम्प्लेक्सस इसे कहते हैं। ठीक है, जब इस तरह का पॉस्चर हो जाता है ना तो फिर फीमेल अपने अंदर से एग्स रिलीज करती है बाहर, और मेल जो है अपने अंदर से स्पर्म रिलीज करता है बाहर, और ये एग्स और स्पर्म फिर बाद में बाहर के एनवायरनमेंट में फर्टिलाइज होते हैं। सो हम इसको कह सकते हैं दिस इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो इनके एग्स के हवाले से बात करते हैं। ये जो फर्टिलाइज्ड एग है इनके ऊपर कोई भी शेल लाइक कवरिंग नहीं होती, और ये इनके ऊपर चूँकि शेल नहीं होती पर इनके ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है। ठीक है, और इस मेम्ब्रेनस कवरिंग की वजह से ये हम इसको लैंड वाले एरिया में नहीं रखते, मतलब खुश्की वाले एरिया में ये एग्स नहीं रखे जा सकते क्योंकि इनके ऊपर हार्ड शेल नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये मॉइस्ट हैबिटेट्स में रहते हैं। ये एग्स ज़्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं, जैसे आपको पानी में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब एक और बात है कि ये नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, नेस्ट अब अपना आपको तो चिड़िया के नेस्ट का ही पता है। ठीक है, लेकिन ये भी नेस्ट बनाते हैं। अब इनका नेस्ट किस तरह का होता है कि इनका नेस्ट फोम लाइक होता है। यहाँ पर आप देखें इस पिक्चर में, तो यहाँ पर ये फीमेल है और ये मेल फ्रॉग ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर ये लीव्स पड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पीछे देखें तो ये एक फोमी सा मटेरियल नज़र आ रहा है, आपको फोम सा नज़र आ रहा है। इस फोम के नीचे फर्टिलाइज्ड एग मौजूद है। ठीक है, और उसके ऊपर ये फोम एक कवरिंग के तौर पर मौजूद है। ठीक है, अब ये फोम जो है ना ये इसका नेस्ट होता है, और ये इस तरह का नेस्ट होता है, ये अमूमन मॉइस्ट एरियाज पर होता है, और या फिर ये पानी के करीब होता है इस तरह का फोमी नेस्ट, या फिर ये ऐसी जगह भी होता है जिसके पास पानी हो और पानी बार बार उसके ऊपर फ्लडिंग कर रहा हो, यानी कि इसके ऊपर गिर रहा हो। ठीक है, अब हम लार्वा के हवाले से बात करते हैं। कुछ स्पीशीज़ में जो लार्वल स्टेजेस होती हैं, कुछ में लार्वल स्टेजेस एग के अंदर ही गुजर जाती हैं, और जब एग हैच करता है तो उससे इमेच्योर जो निकलता है ना उसकी अडल्ट की तरह की बॉडी होती है, और वो मिनिएचर अडल्ट की तरह की उसकी बॉडी होती है। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कुछ एनिमल्स, कुछ एम्फीबियंस में नहीं होती हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के हवाले से, जैसे कि सैलमेंडर में सिर्फ 10% सैलमेंडर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि 90% जो है ना उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और उनके मेल स्पर्मेटोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसको हम इस पिक से देख सकते हैं सैलमेंडर्स में कि सैलमेंडर में यहाँ पर मेल और फीमेल के दरमियान में इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, और उसके नतीजे में ये जो भी एग्स रिलीज़ हुए हैं वो या तो पानी में होते हैं या इसके एग्स खुश्की पे होते हैं। तो मेल इसका इस तरह का स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस करता है, इसके बारे में डिटेल में हमने चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। ठीक है, और इसका यहाँ पर ये लार्वा है, और उसके बाद लार्वे से मैच्योर सैलमेंडर बन जाती है। ठीक है, और कुछ केसेस के अंदर ऐसे भी होता है कि एग्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी के अंदर ही, उनकी ओविडक्ट के अंदर ही डेवलपमेंट होती है एग्स की। ठीक है, लेकिन कुछ के अंदर एग्स जो होते हैं वो बाहर रिलीज़ कर दिए जाते हैं, या वो खुश्की में रिलीज़ कर दिए जाते हैं, या वो पानी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। इस पिक्चर में आपको पानी में रिलीज़ किए हुए नज़र आ रहे हैं। देन हम डिस्कस करते हैं सेसिलियंस को।
तमाम सिसिलियंस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, और उनके अंदर 75% के अंदर इंटरनल डेवलपमेंट होती है, यानी कि उनका जो बेबी होता है वो उसकी ज़्यादातर डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होती है मदर की, ठीक है। एम्फीबियन की डेवलपमेंट ओवरऑल अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो उनमें हमने देखा है कि उनमें लार्वल स्टेजेस ज़्यादा देखी गई हैं, और लार्वल स्टेजेस को हम टैडपोल कहते हैं, जैसे कि हमने फ्रॉक यानी कि न्यूरंस के केस में देखा है कि उसमें टैडपोल्स होते हैं। टैडपोल्स होते हैं वो डिफरेंट से अपने एडल्ट से डिफरेंट होते हैं अपनी बॉडी के स्ट्रक्चर के हवाले से भी। इसके अलावा उनके अंदर रेस्पिरेशन भी मुख्तलिफ तरीके से होती है, यानी कि उनके अंदर गिल्स होते हैं जबकि एडल्ट के अंदर लंग्स होते हैं। फॉर्म ऑफ लोकोमोशन भी डिफरेंट होती है। अगर आप एडल्ट देखें तो एडल्ट में अगर हम फ्रॉक को ले लें तो वो जंपिंग करता है, जबकि ये टैडपोल पानी में स्विम करता है। बिल्कुल लेटरल एंडुलेशंस होती हैं उसके अंदर जिस तरह की फ़िश के अंदर होती हैं। डाइट भी डिफरेंट होती है। जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो कार्निवोरस होता है, लेकिन टैडपोल्स हर्बीवोर्स होते हैं। अब इन रेस्पिरेशन का भी डिफरेंस है, लोकोमोशन का भी, डाइट का डिफरेंस है। इसकी वजह से एडल्ट में और टैडपोल में कंपटीशन कम हो जाता है, ठीक है। अगर आप इस पिक में देखें तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये टैडपोल निकल आया है और ये एलजी को फीड कर रहा है। इसके ऊपर एक्सटर्नल गिल्स है, इसके जरिए से रेस्पायर करता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बाद में इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं और ये बाद में एडल्ट में चेंज हो जाएगा। अब इनमें रिप्रोडक्शन किस टाइम पर होनी है, ये किस तरीके से ये डिटरमिन करते हैं। इंटरनल हार्मोनल कंट्रोल, यानी कि उसकी बॉडी के अंदर के हार्मोन्स के अंदर तब्दीली आती है, साथ ही साथ एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि बाहर का माहौल कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये दोनों चीज़ें मिलकर रिप्रोडक्टिव टाइमिंग इसकी वजह से होता है, ठीक है। अब टेम्परेट रीजन्स में रिप्रोडक्शन किस टाइम पर होती है। टेम्परेट रीजन्स में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर है, और टेम्परेचर जब सूटेबल होगा तब एनिमल की बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सके। और अमूमन जो रिप्रोडक्टिव टाइम्स होते हैं वो हमारे पास स्प्रिंग और समर में होता है, ठीक है। जबकि ट्रॉपिकल रीजन्स में एम्फीबियन में ब्रीडिंग तब होती है जब बारिशें होती हैं, जब रेनी सीजन होता है ना तो उनमें तब रिप्रोडक्शन होती है। अमूमन आप देखते हो कि जब बारिश होती है तो उस टाइम पर कितने फ्रॉग्स बाहर निकले होते हैं और उनकी आवाज़ें भी आ रही होती हैं, रिप्रोडक्टिव कॉल्स उनकी होती हैं वो। अब आपकी बुक में यहाँ पर इस पिक्चर में एप्लेक्सिस दिखाया हुआ है। नेक्स्ट कोर्टशिप बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कोर्टशिप बिहेवियर क्या होता है कि एनिमल्स में ये कैसा रवैया है जिसके नतीजे में एनिमल्स आपस में मेटिंग करेंगे और फिर रिप्रोडक्शन करेंगे। अब ये कैसा रवैया, ये कौन सा बिहेवियर है, ठीक है। एक एनिमल दूसरे एनिमल को या तो आवाज़ देता है या फिर उसको कोई एक्ट करके दिखाता है या फिर कोई केमिकल्स रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये सारे तरीक़ेकार हैं जिनसे दूसरा पार्टनर जो है वो उस दूसरे अपने मेट के पास चला जाएगा और फिर रिप्रोड्यूस करेगा। तो इसका क्या फ़ायदे होते हैं ये उन्होंने बताया यहाँ पर। इससे एनिमल्स अपनी ब्रीडिंग साइट को देख लेते हैं, यानी कि अगर एक पार्टनर खड़ा है और दूसरे को कोर्टशिप बिहेवियर शो कर रहा है तो दूसरा जो है वो उस जगह पर आ जाएगा और फिर दोनों एक ब्रीडिंग साइट अपनी डिटरमिन कर लेंगे कि यहाँ पर हमने रिप्रोड्यूस करना है। इसके अलावा पोटेंशियल मेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें कि एक एनिमल है वो अपने आवाज़ दे रहा है तो बिल्कुल उसका जो स्पेसिफिक एनिमल है वही उस जगह पर आएगा, कोई दूसरी स्पीशी का एनिमल उस जगह पर नहीं आता, ठीक है। प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर रिप्रोडक्शन, और इससे क्या होता है कि जब एनिमल्स आपस में आमने सामने आ जाते हैं फिर वो प्रिपेयर हो जाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए, और रिप्रोडक्शन के नतीजे में उनके एग्स जो होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं और फिर एक किसी भी स्पेसिफिक जगह पर जो सूटेबल जगह है वहाँ पर वो एग्स ले कर दिए जाते हैं जहाँ पर सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। सैलमेंडर्स के हवाले से बात करते हैं। सैलमेंडर्स जो है फैक्ट्री और विजुअल क्यूज़ पे रिलाई करते हैं कोर्टशिप और मेटिंग करने के लिए, जबकि मेल इस्तेमाल करते हैं वोकलाइजेशन, टेक्टाइल क्यूज़ यानी कि आवाज़ें प्रोड्यूस करते हैं मेल, या टेक्टाइल क्यूज़ यानी कि वो कोई ना कोई टच करते हैं, छू के कोई क्यूज़ देते हैं इस तरह का इन न्यूरन्स में। तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो होती हैं वो कन्ग्रीगेट कर जाती हैं एक लोकेशन में, इकट्ठी हो जाती हैं एक लोकेशन में जब ब्रीडिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर फ़र्ज़ करें कि अगर फ्रॉग्स की बहुत ज़्यादा ब्रीडिंग एक्टिविटी है तो किसी एक जगह पर तमाम मेल और फीमेल फ्रॉग्स हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। मेल लोकलाइजेशन जो है वो स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है। अब एक फ्रॉग के अंदर भी स्पीशीज़ होती हैं मुख्तलिफ, ठीक है। जैसे कुछ टोड्स हैं, कुछ फ्रॉग्स हैं, तो टोड्स की आवाज़ें कुछ और तरह की होंगी और फ्रॉग की आवाज़ें और तरह की होंगी। और फंक्शन इनकी आवाज़ों का क्या होता है कि इनिशियल अट्रैक्शन एंड कॉन्टैक्ट बिटवीन मेट्स,
ठीक है। इससे क्या होगा कि एनिमल्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे नवाज़ों से और फिर बाद में वापस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद ये टेक्टाइल क्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जब आमने सामने आ जाएंगे वो, तो फिर उसके बाद वो टेक्टाइल क्यूज़ यानी कि एक दूसरे को टच करेंगे वो। ठीक है। मेल ग्रेस्प द फीमेल को पकड़ लेगा अपने फोर लिम्स अराउंड हर वेस्ट, दैट इज़ दे आर ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन। ये मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया था कि एम्प्लेक्सस के बारे में आपको बताया था। तो एम्प्लेक्सस जो होता है वो 1 से लेकर 24 घंटे तक रहता है और इस दौरान में मेल स्पर्म रिलीज़ करता है और फीमेल एग्स रिलीज़ करती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें हो जाती है। ठीक है। सिसिलियन की ब्रीडिंग बिहेवियर के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता। मेल के पास इंट्रोमिटेंट ऑर्गन होता है। इंट्रोमिटेंट ऑर्गन क्या है? ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ये किस तरह बनाता है? ये उनकी वो जो क्लोइकल वॉल है उसके अंदर कोई तब्दीली आई होती है, उसमें ही उसके अंदर तब्दीली आने से ये इंट्रोमिटेंट ऑर्गन बन जाता है और इनकी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है।